बिहार बोर्ड क्लास 10 क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025 यानी कक्षा 10 का जो त्रैमासिक परीक्षा हुआ था अभी जून 2025 में, इस परीक्षा के जो साइंस का जो सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट के जितने भी ऑब्जेक्टिव के सवाल हैं हम इस वीडियो पर लेकर आए हैं और इस सारे वीडियो को हम इसमें सॉल्व भी करेंगे। इससे पहले हमने कुछ-कुछ चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हमने अपलोड किया था और सेम टू सेम वही सवाल आपको इस क्वेश्चन पेपर में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला नंबर का सवाल है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो आपका आभासी एवं सीधा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। दूसरा सवाल दिया गया है, निम्न में से कौन दर्पण दंत चिकित्सक द्वारा प्रयोग में लाया जाए। जो दंत चिकित्सक होते हैं यानी दांत के जो डॉक्टर होते हैं वो कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, तो वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत पे होती है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि एक दूरस्थ वस्तु के लिए अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अगर दूरस्थ वस्तु है और अवतल दर्पण है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक होता है और साथ में क्या होता है, उल्टा होता है, यानी इसका भी राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 में, मुख्य अक्ष होता है, जो मुख्य अक्ष होता है वो दर्पण के सतह लंबवत रेखा में भी होता है, केंद्र और ध्रुव से गुजरती रेखा ये दोनों में होता है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की आधा होती है, यानी फॉर्मूला जो होता है वो आपका F बराबर R/2 होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तल दर्पण द्वारा उत्तल दर्पण हमेशा बनता है, उत्तल दर्पण जो बनता है वो आपका हमेशा आभासी बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में कि फोकस दूरी की इकाई होती है, जो फोकस दूरी को जो हम मापते हैं तो उसको हम लोग मीटर में मापते हैं, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 में, वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो क्या करते हैं, पर्दे पर दिखाए जा सकते हैं, केवल दर्पण हमेशा ऐसा कुछ नहीं होता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, हमेशा मतलब पर्दे पर दिखाए जा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में, यदि वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब होगा। अगर वक्रता केंद्र पर है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो आपका समान आकार का होता है और उल्टा होता है, समान आकार और उल्टा होता है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 में, पार्श्व व्यतिक्रमण देखा जाता है, तो पार्श्व व्यतिक्रमण जो देखा हुआ जाता है वो आपका समतल दर्पण में देखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इसको फोकस दूरी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 13, वाहनों के पीछे देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला दर्पण, यानी जो साइड मिरर होता है उसमें कौन सा दर्पण का यूज करते हैं, तो उस पर उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण द्वारा अनंत पर बना प्रतिबिंब होता है, अतल अवतल दर्पण है और अनंत पर बना तो वो क्या बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तभी हम उसको देख पाते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 में कि यदि वस्तुएं अनंत पर है तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बनता है। यदि वस्तुएं अनंत पर है तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, ये बनता है आपका फोकस पे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 16, दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र होता है आपका 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया 17 नंबर में, किस स्थिति में अवतल दर्पण वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाएगा वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया 18 नंबर पे, उत्तल दर्पण हमेशा बनाता है, उत्तल दर्पण जो होता है वो हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 19 नंबर में, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है, आवर्धन जो m होता है वो आपका 1 के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, जब आवर्धन ऋणात्मक होता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, यानी m अगर क्या है माइनस में है, माइनस में है तो वो क्या बनाएगा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 21 नंबर में, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब निम्न में से कौन सा सही नहीं है, नहीं पूछा है। तो आभासी सीधा तो होता है, वस्तु के समान आकार का है तो पार्श्व रूप से उल्टा ये भी होता है, छोटा नहीं होता है, ये नहीं पूछा है, यानी यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला कि सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है, जो सोलर कुकर होता है उस पर हम लोग अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है, जो समतल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो वस्तु के दूरी के बराबर होती है, समतल में जितनी दूरी पर रहेगी
वस्तु जितनी दूरी पे रहेगी उतनी दूरी पे ही प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट सवाल है 24 नंबर में, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। वो होता है आभासी, सीधा और बड़ा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया 25 नंबर में, दूध से दही बनने की क्रिया का एक उदाहरण है। जो दूध से दही बनता है ये आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है, जिसपे गुण चेंज हो जाता है उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया 26 नंबर में, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। जो प्रकाश होता है ये आपका रासायनिक अभिक्रिया में ये आपका प्रकाश संश्लेषण ही होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन, बर्फ का पिघलना तो भौतिक है, कागज को फाड़ना भी भौतिक है, कागज का जलना जो होता है ये आपका रासायनिक परिवर्तन होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, फेरस सल्फेट में क्रिस्टल का रंग क्या होता है। जो फेरस सल्फेट होता है उस पे उसका जो रंग होता है वो आपका हरा कलर का होता है। ये सब सारे सवाल हमने प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन देख सकते हो हमारा, ठीक है, उस पे आपको ये सब सारा सवाल आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है, निम्नलिखित में कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया ये नहीं है, ये नहीं, आपका जो डी नंबर है यही आपका रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है कि जब जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है। तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 31 नंबर में, रेडॉक्स अभिक्रिया में जो पदार्थ ऑक्सीकृत होता है वह क्या होता है। तो जो ऑक्सीकृत होता है वो आपका अपचायक कहलाता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है लोहा में जंग लगना एक क्या है। लोहा में जंग लगना रासायनिक है, यहाँ भौतिक ये नहीं होगा, विस्थापन नहीं होगा, रेडॉक्स नहीं, रासायनिक ऑप्शन में दिया होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया भी उसको कहते हैं। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, कली चूना का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो कली चूना का रासायनिक सूत्र जो होता है वो आपका CaO होता है। क्वेश्चन नंबर 34, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो अम्ल और क्षार को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब हम उसको दोनों को रिएक्शन करवाते हैं तो लवण और जल बनता है। 35 में कौन अभिक्रिया तापकीय विघटन को दर्शाती है। तो तापकीय विघटन जो दर्शाती है वो आपका CaCO3 CaO प्लस CO2, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 36 नंबर में, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है निकलने वाली गैस कौन सी होती है। लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करेंगे तो SO2 नहीं होगा, CO2 नहीं, NH3 NO2 निकलती है गैस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 37 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। मैग्नीशियम तो कर जाएगी, जिंक भी कर जाएगी, लोहा भी कर जाएगा, तांबा जो होता है ये आपका अभिक्रिया नहीं करती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा अवशोषित होती है उसे क्या कहते हैं। जिसमें उष्मा अवशोषित हो जाएगा उसको हम उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से बना सफेद अवक्षेप निम्नलिखित में से क्या होता है। तो ये होता है आपका BaSO4, बेरियम सल्फेट होता है। नेक्स्ट सवाल दिया गया, बिजली की सहायता से धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। उसको कहा जाता है विद्युत लेपन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित रासायनिक समीकरण है। ये संतुलित नहीं है, ये भी संतुलित नहीं है, ये भी संतुलित नहीं है, ये आपको दिख रहा है ये सब संतुलित, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 42 में पूछा गया शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो शोषण जो होती है वो आपकी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया 43 में, कार्बन डाइऑक्साइड और चूना जल का अभिक्रिया में क्या बनता है। जब हम दोनों को कार्बन डाइऑक्साइड और चूना जल को रिएक्शन करवाएंगे तो आपका CaCO3 बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा है यहाँ पे। लोहे का जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया, पानी का उबलना जो होता है ये आपका भौतिक अभिक्रिया होता है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूध का खट्टा होना ये रासायनिक अभिक्रिया, कोयले का जलना भी रासायनिक अभिक्रिया है। तो नहीं पूछा है यानी ये भौतिक है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, कॉपर सल्फेट घोल का रंग क्या होता है। तो कॉपर सल्फेट का जो घोल का रंग होता है वो आपका नीला होता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल 46 में पूछा गया है, जब लोहे की कीलें कॉपर सल्फेट के घोल में डाली जाती है तब क्या होता है। क्या कोई अभिक्रिया नहीं है तो लोहे और तांबे की परत जम जाती है, इनमें से कोई नहीं है, लोहे पूरी तरह से घुल जाता है। जब दोनों को रिएक्शन करेंगे तो लोहा पर तांबा की परत जम जाती है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 47 में, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो क्या देखा जाता है। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो सफेद धुआं नहीं देखा जाता है, भूरा धुआं देखा जाता है और पीला अवशेष देखा जाता है, यानी उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 में बोला गया, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया कोशिकाओं में भोजन को ऊर्जा में बदलती है। भोजन को ऊर्जा में बदलने के लिए उनको क्या चाहिए, पाचन नहीं, ये श्वसन होता है।
श्वसन से ही उनके भोजन जो होते हैं वो ऊर्जा में बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 49 में बोला गया है, ग्लूकोज पौधों में किस रूप में जमा होता है? तो ग्लूकोज जो होता है पौधों में स्टार्च के रूप में जमा होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 50 नंबर में, पाचक तंत्र में कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है? तो यकृत से पित्त रस जो प्राप्त करता है वो आपका छोटी आंत होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। पत्तियों में रंध्रों का खुलना और बंद होना होना नियंत्रित करता है। जो पत्ती में रंध्र होते हैं वो जो खुलते हैं और बंद होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? वो रक्षक कोशिकाओं द्वारा होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, गार्ड सेल जिसको कहा जाता है। 52 मनुष्य के दांतों की सबसे ऊपरी परत क्या होती है? तो सबसे ऊपरी परत जो होती है वो आपकी इनामेल होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 53 में बोला गया है, लार यानी सलाइवा निम्नलिखित में से किस ग्रंथि का स्राव है? तो लार जो होता है वो लार ग्रंथि का ही स्राव होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 54 निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है? इलियम तो होता है, जेमिनियम होता है, डियोडियम होता है, कोलन जो होता है ये आपका छोटी आंत का भाग नहीं है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया 55 नंबर में, गोबर छत्ता यानी मशरूम में किस प्रकार का पोषण होता है? तो ये जो होता है ये मरने के बाद आता है, यानी सड़ने गलने के बाद, यानी मृत जीवी ये पोषण होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया 56 में, निम्नलिखित में से कौन सौपोषी है? सौपोषी का मतलब जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, तो यानी जितने भी हरे पौधे होते हैं ये सारे सौपोषी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग जो होता है वो अपेंडिक्स होता है। ऑप्शन नंबर सी। 58 में बोला गया कि निम्नांकित किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करते हैं? तो अमीबा जो अपना भोजन ग्रहण करते हैं वो आपके कूटपाद से ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो मनुष्य में जो आहार नाल की लंबाई होती है वो 8 से लेकर 10 मीटर तक होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 60 नंबर सवाल में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनते हैं? यानी जब सांस लेते हैं तो उसमें हम लोग का क्या क्या बनता है? तो उसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2 जल, और साथ में क्या बनता है? ऊर्जा भी बनता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 61 में बोला गया, निम्न में से किसमें किण्वन क्रिया होगी? किण्वन क्रिया जो होती है वो आपकी यीस्ट में होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 62 में, ग्लूकोज कितने कार्बन परमाणुओं से बना होता है? तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो C6H12O6 होता है। सी जो होता है वो उसमें 6 होता है, यानी ये 6 कार्बन से बना होता है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, तिलचट्टा में श्वसन निम्नांकित में से किसके द्वारा होता है? तिलचट्टा जो सांस लेते हैं उसके लिए ट्रेकिया होता है, और ट्रेकिया के द्वारा ही वो सांस लेता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल गया है 64 नंबर, निम्नांकित किस जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है? तो फेफड़े से जो सांस लेते हैं वो कछुआ जो होता है वो आपका फेफड़े से सांस लेता है, यानी उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया 65 में कि रक्त क्या होता है? ये तरल संयोजी उत्तक होते हैं, तरल रूप में पाए जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मैमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने वेशम होते हैं? तो ये आपके 4 वेशम होते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है? तो रक्तचाप जब बहुत ज्यादा होता है उसको बोला जाता है हाइपर टेंशन। ऑप्शन नंबर बी। 68 में बोला गया, निम्नलिखित में से किस कारण रक्त का रंग लाल दिखता है? तो वो आपके हीमोग्लोबिन जो होता है उसके कारण ही रंग जो होता है वो लाल दिखता है। मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन मनुष्य का सामान्य रक्तचाप है? जो ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, वो होता है आपका 120/80 के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक होती है आपका नेफ्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो यह 70 का 70 सवाल हमने इसमें सोल्व कर लिया, और इस टाइप के ही सवाल आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।